इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फैक्ट्स क्या हैं? एक कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बुक ऑफ रूल्स, अ बुक ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। एक एग्जांपल लेते हैं। आपका स्कूल है, ठीक है? आप अपने स्कूल में बदमाशी करते हो, फिर आप पनिशमेंट खाते हो। वो क्यों खाते हो? कौन बोलता है उसे? क्या क्या रूल्स हैं उसके? किस टाइप की पनिशमेंट आप खाओगे, उसके क्या रूल्स हैं? कौन बताता है रूल्स? एक स्कूल एक इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे आप रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से चलते हो। आपका एक यूनिफॉर्म ड्रेस कोड है, आप एक ड्रेस में आते हो, वो आपके रूल्स हैं क्योंकि वो स्कूल ने बनाए हैं और वो आपको फॉलो करने हैं। और वो जो रूल्स होते हैं वो आपकी डायरी के स्टार्टिंग में लिखे होते हैं कि इस स्कूल्स के क्या क्या रूल्स हैं और आपको क्या क्या फॉलो करना है। तो उसी तरीके से अगर हम अपने देश को एक स्कूल की तरह मान लें और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को अपनी डायरी की तरह मान लें, जिस पे उस देश को चलाने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे गए हैं, ठीक है? आई होप आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ बुक ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस जहाँ पे हमारे देश को चलाने के लिए कुछ रूल्स लिखे गए हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन है और वो बुक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। ओके, ये था मेरा पहला पॉइंट कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको कोई डीप नॉलेज नहीं दूंगी कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, कब बना, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगी कि कहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन की स्टार्टिंग हुई, कौन कौन से मेंबर्स थे। डीप में नहीं जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ ओवरव्यू करेंगे। अगर आप ओवरव्यू कर लेते हो, कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क जो हमारी क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस की बुक है, वो आराम से आपको समझ में आएगी अगर आज हम इस ओवरव्यू को पढ़ लेंगे तो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो बेसिक थिंग है जो आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता होनी चाहिए, वो है कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। हैंड रिटन कैसे? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कोई कंप्यूटर पे टाइप नहीं किया गया था, देन उसे हमने प्रिंट करवा लिया और प्रिंट करवाने के बाद हमने उसकी कंपाइलेशन कर दी और उसकी बुक बना दी, वो हो गई हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की बुक। ऐसा नहीं हुआ था। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था उसका एक एक पेज लिखा गया है और उस पेज को लिखने वाले थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इन्होंने, ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कैलीग्राफर थे। इन्होंने हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा है अपने हाथों से। और उस कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जो चित्रकारी की गई है वो की थी शांति निकेतन के आर्टिस्ट नंदलाल बोस ने। मैं मानती हूँ कि आप लोगों को इनके बारे में कभी नहीं बताया जाएगा और ना ही किसी बुक में ज़्यादातर इनके बारे में लिखा है, लेकिन ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बनाने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने और उसके ऊपर एक चित्रकारी करने के बहुत इम्पोर्टेंट लोग हैं। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में डेकोरेट किसने किया था? नंदलाल बोस ने। और उसके ऊपर कैलीग्राफी जिन्होंने लिखा था उसे, वो थे हमारे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। उस समय के टाइम पे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा की राइटिंग बहुत ही अच्छी मानी जाती थी। वो बहुत अच्छा लिखते थे। जब भी आप लोगों को समय लगेगा, आप एक बार कॉन्स्टिट्यूशन की असली झलक ज़रूर देखना, आप समझ जाओगे कि मैं क्या बात कर रही हूँ। तो ये था हमारा पहला पॉइंट कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने लोग थे, उसे बनाने वाले कितने लोग थे, कितने लोगों ने अपने ओपिनियंस रखे। तो कॉन्स्टिट्यूशन को कहाँ बनाया गया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेंबर्स कितने थे? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेंबर्स थे 389। देखिए मैं जूम करके बताती हूँ। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 389 मेंबर्स थे। ओके, लेकिन क्या हुआ जब हमारा पार्टीशन हुआ आफ्टर 1947, तो पार्टीशन के टाइम पे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में थे मेंबर्स थे ना, वो मुस्लिम, सिख, राजा रजवाड़े, प्रोविंसेस, प्रिंसली स्टेट, सभी थे, हिंदू भी थे,
सभी थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। लेकिन पार्टीशन होने के बाद वो लोग डिवाइड हो गए। जो हमारा देश था वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, इंडिया एंड पाकिस्तान। ये तो आप सभी जानते हैं। तो उसमें से जो मुस्लिम लीग के जो आप कह सकते हैं पार्टिसिपेंट्स थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, वो पाकिस्तान चले गए और उस नंबर से रिड्यूस होके हमारा 389 मेंबर्स से हमारा नंबर रिड्यूस होके 299 बच गया। ठीक है, तो कितने मेंबर्स गए? 389 टोटल मेंबर्स थे, उसमें से 90 मेंबर्स चले गए, तो हमारे पास बच गए 289 मेंबर्स। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिन लोगों के साइन हैं वो हैं 283 मेंबर्स ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर साइन किया है। इंग्लिश और हिंदी वो उनकी मर्जी थी, उन्होंने हमारे 283 मेंबर्स ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर साइन किया गया है। तो यहाँ से 2 बातें पता लगी। कॉन्स्टिट्यूशन को किसने लिखा था, किसने लिखा कहने का मतलब कैसे किस किस लोगों ने आइडियाज़ दिए थे, तो वो हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स थे, उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम थर्ड पॉइंट की, मेंबर्स के बारे में। मैंने यहाँ पे बहुत सारे मेंबर्स के बारे में नहीं बताया है, लेकिन जो जो मेन थे यहाँ इस कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, मैं सिर्फ आपको उनका नाम बताऊंगी जिनके नाम आपको खासकर आगे भी मिलेंगे। तो पहले थे हमारे परमानेंट प्रेसिडेंट, जो थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के ये हमारे प्रेसिडेंट थे। ओके, वो थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और बाद में चल के ये हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बने थे। ठीक है, ये हमारे हेड ऑफ स्टेट होते हैं, प्रेसिडेंट को हम हेड ऑफ स्टेट कहते हैं। तो ये हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बने थे। उसके बाद हमारे टेम्परेरी कौन थे, तो टेम्परेरी थे हमारे सच्चिदानंद सिन्हा। और हमारे जो ड्राफ्टिंग चेयरमैन थे, ड्राफ्टिंग चेयरमैन मतलब उस कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किसने किया था, वो थे डॉक्टर बाबा साहेब रामजी अम्बेडकर। आई होप आप सभी लोग इनको जानते होंगे। इन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था, इसीलिए इन्हें हम फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को। और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे वो हमारे थे सर बेनिगल नरसिंह राव। आप लोग सिर्फ इतने नाम याद रखो अभी के लिए, बहुत हैं। उसके बाद बात करते हैं फोर्थ कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आखिर है कहाँ, बना तो दिया, है कहाँ। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पार्लियामेंट में है, पार्लियामेंट में रखा गया है। उसकी ओरिजिनल कॉपीज़ हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखी गई है, और वो लाइब्रेरी ऑफ पार्लियामेंट में रखी गई है। आई होप आपको ये इमेज दिख रही होगी। ये है हमारी दोनों कॉपीज़ जो कि पार्लियामेंट में रखी गई है। ठीक है, केप्ट इन पार्लियामेंट। फिफ्थ पॉइंट, लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट एंड द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। हालांकि 1947 के बाद हमें आज़ादी मिली, उससे पहले बहुत सारे देश आज़ाद हो चुके थे ब्रिटिश से, और उन लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन भी था। लेकिन हमें जब 1947 में आज़ादी मिली और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उन सब से लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन था। अब वो कैसे था? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। आप लोगों को ये डेट याद रखनी है। It took around 2 years, 11 months and 18 days for the assembly to finish the writing of entire constitution. 2 साल कोई कम समय नहीं होता है। 2 साल में आप पता नहीं क्या क्या उखाड़ दो। 2 साल लगे थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने के लिए। इस डेट को आप याद रखिए, क्योंकि ये खासकर एग्ज़ाम में पूछी जाती है। कभी इसे घुमा दिया जाता है तो कभी इसकी डिजिट चेंज कर दी जाती है, तो याद रखना। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे लेंथीस्ट इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि उसमें 25 पार्ट्स हैं, और उन 25 पार्ट्स में 448 आर्टिकल्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं एंड 103 अमेंडमेंट्स हैं। अब तो अमेंडमेंट भी बढ़ चुके हैं। और जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था तो हमारे 12 शेड्यूल्स नहीं थे, हमारे 10 शेड्यूल्स थे। 73rd एंड 74 अमेंडमेंट आने के बाद हम लोगों के जो शेड्यूल वो 12 हो गए। ये सारी डीप नॉलेज है, ये हम आगे जाके ज़रूर पढ़ेंगे कि 73rd एंड 74 अमेंडमेंट क्या था। अभी आप इतना याद रखिए कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 25 पार्ट्स हैं, उसमें 448 आर्टिकल्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं एंड 103 अमेंडमेंट्स हैं। ठीक है, इसीलिए हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द लेंथिएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। अब बात करते हैं 6th पॉइंट,
ड्राफ्टिंग, एनफोर्स एंड मीटिंग। ड्राफ्ट कब हुआ, एनफोर्स में कब आया और फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी। तो जो ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसने फाइनली जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो 26 नवंबर 1949 को दे दिया और 26 नवंबर 1949 को हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था उसे अडॉप्ट कर लिया गया, सिर्फ अडॉप्ट किया गया था। ओके, इस कॉन्स्टिट्यूशन को जब हम ये कॉन्स्टिट्यूशन जब फोर्स में आया वो 2 महीने बाद आया। 26 जनवरी 1950 को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो एनफोर्स में आया और इस दिन को हम रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। आई होप आज से आपको पता लग गया होगा कि हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं और किस लिए मनाते हैं। उस दिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था। अब 2 महीने बाद ही क्यों अडॉप्ट किया गया, 26 नवंबर 1949 को क्यों अडॉप्ट नहीं किया गया, ये एक अलग कहानी है पूर्ण स्वराज की। ये कहानी भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगी डीप में, अभी हम यहाँ सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं। ठीक है, अब चीज़ ये आती है 1947 में हमें आज़ादी मिली थी, तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली 1950 2 साल तो नहीं हुए। तो मैं बताती हूँ फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कब स्टार्ट हुई थी। वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। उस दिन हर जगह से हमारे कैंडिडेट्स उठ के आए थे, पार्टिसिपेंट्स आए थे एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। उस समय मुस्लिम लीग के भी कुछ थे, हिंदू भी थे, सिख भी थे, क्रिश्चियन भी थे, राजा रजवाड़े भी आए थे। हालांकि बाद में चलकर कॉन्फ्लिक्ट हुआ और चीज़ें थोड़ी बिगड़ गई कि मुस्लिम लीग ने आना बंद कर दिया, वो पार्टीशन मांगने लगे। लेकिन फर्स्ट मीटिंग में कुछ लोग थे पर बाद में वो मीटिंग बॉयकॉट भी हुई थी। ये सारी चीज़ें आगे की बात है। तो हमारी फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हुई थी 9 दिसंबर 1946। ओके, ये हमारा 6 पॉइंट है और ये 3 पॉइंट्स मेनली आप इन डेट्स को याद रखिएगा। अब 7th पॉइंट ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बैग ऑफ बोरोइंग कहा जाता है, उधार का थैला। अरे अभी हमने इतनी सारी महान महान बातें की हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, अब हम उसे एंड में आके कह रहे हैं कि ये उधार का थैला था। हाँ भाई, ये बात सच है। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था वो बैग ऑफ बोरोइंग था। वो कैसे, मैं बताती हूँ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस थे ना, वो हमने अलग अलग बाहर के देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को किए, उनके जो प्रोविजंस जो हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लोगों को पसंद आए, जो उनके कॉन्स्टिट्यूशन से उन्हें अच्छा लगा, वो सारी चीज़ें उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर ली। जैसे कि ये देखिए, ये जो मैंने आपको यहाँ पे दे रखा है, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये खासकर एग्जाम में पूछा जाता है। तो हमने लिया ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, देन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, द आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ, इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्पीकर एंड हिज रोल, लॉ मेकिंग प्रोसीड्योर। यूनाइटेड स्टेट्स से लिया हमने चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। ऐसे ही हमने आयरिश से लिया, फ्रेंच से लिया, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। तो हमने अलग अलग जो देश के कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने बनाए थे, हमने उनके कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा, उसे समझा और हमें हमारे ओपिनियन में जो हमें अच्छा लगा वो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ले लिया, उसे लिख लिया। तो इसीलिए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बैग ऑफ बोरोइंग कहा जाता है। ठीक है, जब भी आपसे क्वेश्चन किया जाए कि बैग ऑफ बोरोइंग हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों कहा जाता है, आप ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए और ये पूरा चार्ट बना दीजिए। इतना ही होता है। ये हमारा 7th पॉइंट था। नेक्स्ट बात करते हैं लिविंग डॉक्यूमेंट। ये हमारा 8th पॉइंट है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। और जो मैं आपको क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस का बुक का ओवरव्यू दे रही हूँ, ये उसका भी लास्ट पॉइंट है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग डॉक्यूमेंट कहा जाता है। लिविंग डॉक्यूमेंट मतलब, देखिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं है कि वो लोगों की डिमांड्स के साथ चेंज ना हो। मतलब जैसे कि जब हमारा 1947 में कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था या फिर जब एनफोर्स में आया, तो उस समय हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। हम अभी भी आज़ाद हुए थे, हम गरीब देश थे, डेवलपमेंट की ओर जा रहे थे। ठीक है, तो उस समय की नीड्स, सोसाइटी की नीड्स अलग थी। लेकिन आज के समय में देखिए 2021 आ गया है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है, हमारी मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, हमारे डेवलपमेंट हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, हम एक सुपर पावर उभर के आ रहे हैं।
तो वहाँ उस समय की नीड्स और आज के नीड्स में कितना अंतर है। लोगों की नीड्स बढ़ गई है इंटरनेट को लेके, मोबाइल को लेके, बहुत सारी चीज़ों के लेके, लॉ को लेके। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरानी बातों को ही लेके चले, उसमें अब नई नई चीज़ों से एडिशन होना शुरू हो गया है। हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं कि हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन का ये वाला प्रोविज़न है वो हमें पसंद नहीं है, तो हम उसको अमेंड कर सकते हैं। अमेंड भी इतनी आसानी से नहीं होता है, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं आपको यहाँ सिंपल वे में कहूँ तो हाँ, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो सकता है, उसमें हम नई चीज़ें ला सकते हैं। लिविंग डॉक्यूमेंट से मेरा मतलब है कि आर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ चेंज अकॉर्डिंग टू चेंजिंग नीड्स ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, सिंपल लाइन है। ओके, ये हो गया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग डॉक्यूमेंट क्यों कहा जाता है। अब बात करते हैं, यहाँ पे एक डेट और आती है, 13 दिसंबर 1946 को हमारा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया था। अडॉप्ट 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जिन्होंने प्रपोज किया था वो थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने बताया, एक ढांचा दिया था, एक तरीके से कह सकते हैं हम ढांचा, कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखेंगे, क्या क्या बातों को हम ध्यान रखेंगे और उस हिसाब से हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करेंगे। अगर एक लेमैन वे में या एक बहुत सिंपल वे में मैं कहना चाहूँ तो हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन थे एम्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, कि क्या एम करके हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन अगर आपसे कोई भी पूछे, सिंपल डेफिनेशन, एम्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। ठीक है, ये था मेरा लास्ट पॉइंट। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आप लोगों को एक ओवरव्यू मिल गया हो अपनी बुक का, कि आप अपनी बुक में क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं और क्या कॉन्स्टिट्यूशन था। मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ब्रीफ वे में एक ओवरव्यू दिया है। ओके, अगर आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो या आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे को ईमेल आईडी पे मैसेज करें, braingalaxy4641@gmail.com। और मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है, कॉमरेड एडुके करके, और वहाँ पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप उस चैनल को प्लीज़ ज्वाइन करें और जो भी अपडेट होगी मैं आपको वहाँ पे इंश्योर करूँगी। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।